नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द जन सूचक में। और मैं आपके साथ हूँ अमर साहू। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में और जानेंगे इसका इतिहास। तो अंत तक आप हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल में बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज का जो युग है वो कंप्यूटर का युग है, अर्थात आज प्रत्येक कार्य हम कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं और कंप्यूटर पे ख़त्म करते हैं। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है, सी से होता है कॉमनली, ओ से होता है ऑपरेटेड, एम से होता है मशीन, पी से होता है पर्टिकुलरली, यू से होता है यूज्ड, टी से होता है टेक्निकल, ई से होता है एजुकेशनल और आर से होता है रिसर्च। तो दोस्तों, ये रहा हमारा कंप्यूटर का फुल फॉर्म। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, इसकी डिफिनीसन क्या है। तो चलिए दोस्तों, इसकी डिफिनीसन की बात कर लेते हैं हम लोग। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेस कर कर आउटपुट प्रदान करता है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ प्रोसेस होगा, यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रोसेस होगा। तो ये हमारा कंप्यूटर की परिभाषा हो गई दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर के जनक किसे माने जाते हैं। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। ये बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 1822 में प्रथम कंप्यूटर बना था जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। दोस्तों, इसका केवल और केवल एक कार्य था कि गणना करना। ये मशीन ये नहीं बता सकती थी कि ये गणना सही है कि नहीं, मतलब। और ये जो कंप्यूटर बने थे ये बहुत ही खर्चीले थे और बहुत ही बड़े आकार के थे, इस कारण इसका ज़्यादा उपयोग नहीं हो पाया। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कोनराड जूस। उन्होंने 1936 से 38 के समय में एक प्रोग्रामिंग कंप्यूटर Z1, जिसका नाम था Z1 का आविष्कार किया। दोस्तों, इस आविष्कार के साथ ही कंप्यूटर के क्षेत्र में एक महान क्रांति आई। दोस्तों, इस Z1 के आविष्कार से ही पूरे दुनिया में, अर्थात या यूरोप में एक क्रांति जग उठी कंप्यूटर को जानने के बारे में। दोस्तों, सबसे महान क्रांति तब आई जब 1946 में एक प्रोफेसर थे, जेस्पर एकर्ड, विज्ञान के प्रोफेसर थे और उनके छात्र थे जॉन मुचली। दोस्तों, इन दोनों ने मिलकर एक ENIAC का आविष्कार किया जो एक डिजिटल कंप्यूटर था। यह एक पूर्णतः डिजिटल कंप्यूटर था। दोस्तों, ENIAC अर्थात इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। दोस्तों, इसके आविष्कार से पूरे यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कंप्यूटर एक चमत्कार बन गया। दोस्तों, सभी को इसके बारे में जानने की जिज्ञासा उठी थी। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं कि जो हमारे कंप्यूटर है उनको कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है। दोस्तों, जो हमारे कंप्यूटर हैं इनको 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं क्रमशः एक एक करके उनकी पीढ़ियाँ। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के बारे में। दोस्तों, प्रथम पीढ़ी का जो टाइम पीरियड है 1945 से लेके 1955 तक है। दोस्तों, इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। ये जहाँ पे डाटा स्टोर होता था वो पंच कार्ड पर आधारित होती थी और इनमें जो डाटा को संग्रहित किया जाता, रिकॉर्ड किया जाता है, उसके लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था तथा यह बहुत ही नाजुक और कम विश्वसनीय थी। इसमें बहुत सारे एयर कंडीशनर का उपयोग किया जाता था क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब के उपयोग होने से ये बहुत ही जल्दी गर्म हो जाते थे, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे एयर कंडीशनरों का उपयोग किया जाता था। दोस्तों, यहाँ पे मशीन भाषा का, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे
असेंबली भाषा नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर केवल और केवल मशीन भाषा की प्रोग्रामिंग की जाती थी। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये है हमारा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर। इसकी साइज आप देख सकते हैं, एक हम कह सकते हैं कि एक कमरे के आकार का था। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे डाटा स्टोर किए जाते थे यहाँ पे। ये पंच कार्ड है। तो दोस्तों ये थे हमारे पहले पीढ़ी के कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। इनका जो टाइम पीरियड है दोस्तों 1956 से लेके 1963 है। दोस्तों यहाँ पे हम वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर का उपयोग करने लगे, जिससे उसका आकार तो कम हुआ ही, साथ में उसको चलाने में भी आसानी आने लगी। तो दोस्तों देख लीजिए इसमें क्या क्या चीज़ें बदली, उसकी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे अपेक्षाकृत छोटे एवं ऊर्जा की कम खपत, अधिक तेज एवं विश्वसनीय, प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा कम खर्चीले। ये प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा कम खर्चीले हो गए दोस्तों। संग्रहण डिवाइस, प्रिंटर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम आदि इन सभी का उपयोग होने लगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, ये जो दिख रहे हैं ये हमारे द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। तो आप देख सकते हैं आकार में कमी आई और कुछ प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से कम खर्चीले हो गए। ट्रांजिस्टर के उपयोग से ही मुख्यतः इसका आकार जो था वो कम होने लगा। अब तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर देखते हैं दोस्तों। इनका जो टाइम पीरियड है 1964 से लेके 1971। अब दोस्तों यहाँ पे जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, यहाँ पे अब हम ट्रांजिस्टर की जगह आईसी अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करने लगे। दोस्तों यहाँ पे माफ़ कीजिए, एकीकृत नहीं होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये इसके उपयोग से क्या हो गया, प्रथम द्वितीय पीढ़ियों की अपेक्षा आकार एवं वजन बहुत कम हुआ, अधिक विश्वसनीय हुआ, पोर्टेबल एवं आसान रख रखाव हुआ उसका, उच्च स्तरीय भाषाओं का सतत प्रयोग। दोस्तों यहाँ से जो हमारे जो हाई लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग होती है, HLL जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका उपयोग यहाँ से होने लगा। तो HLL हाई लेवल लैंग्वेज अर्थात जो हमारे कोबोल है, बेसिक हो गई, फोर्ट्रान हो गई, इस प्रकार की लैंग्वेज का उपयोग यहाँ पे होने लगा। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे यहाँ पे। दोस्तों एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी भी आप देख सकते हैं कि माउस का उपयोग नहीं होता था। दोस्तों अभी भी माउस का उपयोग, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में भी माउस का उपयोग नहीं होता था, अर्थात हम प्रत्येक कार्य कीबोर्ड के माध्यम से ही करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आते हैं चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में। इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है 1971 से लेके 80 तक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं 85 मिलता है, तो आप इसके टाइम पीरियड पे ज़्यादा ध्यान न दीजिएगा, इसकी विशेषताओं पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों इसमें आईसी की जगह पर VLSI का उपयोग किया जाने लगा, अर्थात वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। दोस्तों इसके उपयोग से आकार तो अत्यधिक कम हो गया, जो आजकल के कंप्यूटर हैं ये। दोस्तों इसकी जो लागत मूल्य थी ये अत्यधिक सारे के सारे जनरेशन से बहुत ही कम हो गई। तो दोस्तों साधारण आदमी की क्रय क्षमता के अंदर में आने लगा, इसका उपयोग होने लगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि अधिक प्रभावशाली, विश्वसनीय एवं अद्भुत गतिमान की थी, अर्थात इसकी स्पीड जो थी वो तीनों जनरेशन के कंप्यूटर से अधिक थी, तथा इसकी स्टोरेज क्षमता भी सभी कंप्यूटरों से अधिक थी। कंप्यूटर के विभिन्न नेटवर्क का विकास हुआ दोस्तों, जैसे हम नेटवर्क जानते हैं, लैन, वैन, मैन, इन सारे नेटवर्क्स का प्रयोग हुआ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये माउस का आकार आप देख लीजिए, ये है माउस हमारा, ये आप जानते होंगे, ये हमारा मॉनिटर हो गया, ये कीबोर्ड हो गया दोस्तों। तो इस तरह से चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर थे।
अब बात करते हैं कि पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर। दोस्तों जो इसका टाइम पीरियड है वो 1985 से लेके अब तक है। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी की शुरुआत 1985 से हुई। दोस्तों 1985 से लेके अब तक, अर्थात भविष्य में आने वाले जितने भी कंप्यूटर रिसर्च होंगे वो सारे के सारे पाँचवीं पीढ़ी के जनरेशन में रखे गए हैं। दोस्तों जो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं इनकी प्रमुख विशेषता है एआई, अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मानव निर्मित। दोस्तों यहाँ पे जो कंप्यूटर आकार है उसको अत्यधिक कम करने की कोशिश की जा रही है, जैसे घड़ी के आकार का हो गया, उससे भी छोटा हो गया। तो दोस्तों ये है हमारे पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर। दोस्तों यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा कि आज के कंप्यूटर उतने उन्नत हैं कि वे हर विशिष्ट क्षेत्र, मूल रूप से अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, अंतरिक्ष तथा दूसरे प्रकार के शोध कार्यों में उपयोग किए जा रहे हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि पाँचवीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनका उपयोग कैसे किया जाता है, इनका आकार कैसा है। दोस्तों आप एक चीज़ जान लीजिएगा कि इनके उपयोग से आज पूरी दुनिया कंप्यूटर के मुट्ठी में है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिएगा कि जो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं इनका यूज जो रोबोट बनाने में इनके लिए किया जाता है, जो वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है। तो ये थी दोस्तों कंप्यूटर की पांचों पीढ़ियाँ। उसके जनक के बारे में मैंने बता दिया है कि कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज हैं। एक क्वेश्चन है आपसे कि डब्लू की खोज किसने की थी, तो आप कमेंट में बताइए। और आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा हमारे ये वीडियो कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे इस यूट्यूब चैनल द जन सूचक को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।